बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर से हम लोग यूनिट नंबर 2 शुरू करेंगे, जिसका टाइटल है फोर्स एंड मोशन। तो आज के अपने इस लेक्चर्स में हम लोग फोर्स और मोशन के कुछ टॉपिक को पहले लेंगे और सबसे पहले उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन पर डिस्कशंस करेंगे। आज जिन टॉपिक पर हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे उसमें एक है डिस्प्लेसमेंट, एक है वेलोसिटी, एक है एक्सेलरेशन और एक है इक्वेशंस ऑफ मोशन। यानी आज हम लोग सबसे पहले इन 4 टॉपिक पर बेसिक इंफॉर्मेशन लेंगे ताकि इस टॉपिक के एमसीक्यूज को हम लोग सॉल्व कर सकें। ये यूनिट इसकी थोड़ी सी लेंथ है, ठीक है। तो फिलहाल तो ये यूनिट नंबर 2 का आप कह लो कि ये 25%, 20-25% होगा, ये जो मैंने टाइटल लिखा है, ठीक है। अब इसके अंदर, इस यूनिट के अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे ये डिस्प्लेसमेंट का, कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। जी देखो, फर्ज करो एक बॉडी को पॉइंट ए से मूव करके पॉइंट बी पे जाना है। ए से मूव करके कहाँ जाना है? बी पर। अच्छा, जो मूव करने वाला होगा उसके पास ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं। उसमें एक अच्छा ऑप्शन ये होता है कि अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने के दौरान कोई हर्डल्स नहीं है, कोई बैरियर्स नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो वो मूव करे और सीधे पॉइंट बी पर पहुंच जाए। ये एक ऑप्शन है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए डायरेक्शन चेंज न करना पड़े। और दूसरा ऑप्शन ये है कि जिसमें डायरेक्शन चेंज हो जाती है, पहले बॉडी इधर जाना पड़ा, फिर इधर जाना पड़ा, फिर इधर आ गया बॉडी। इस ऑप्शन में बॉडी एक जगह से दूसरी जगह गया तो है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हुआ है, ऊपर वाले एग्जाम्पल में, ठीक है। अब गौर से सुनिएगा, जब बॉडी मूव करता है एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, तो वो डिस्प्लेसमेंट है। तो वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट। और अगर डायरेक्शन एक मर्तबा भी तब्दील हो गया तो वो बन जाता है डिस्टेंस। वैसे तो टाइटल में हमारे सिलेबस में डिस्प्लेसमेंट है, पर डिस्टेंस से रिलेटेड भी क्वेश्चन से आ सकते हैं और आते रहे हैं। तो फिलहाल याद रखिएगा कि ये जो है ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट है और ये डिस्टेंस है। तो अगर डेफिनेशन करना चाहे तो आप वर्ड्स कुछ भी इस्तेमाल करो। अगर वर्ड्स के अंदर ये थीम निकले कि डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, तो वो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन हो जाएगी। और अगर थीम में कहीं पर भी ये दिखे कि नहीं डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो वो डिस्टेंस हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। लीस्ट डिस्टेंस, कम से कम डिस्टेंस। तो कम से कम डिस्टेंस आप कब कवर करते हो? कम से कम मूवमेंट आपकी कब होती है? जब आप एक सिंगल डायरेक्शन में मूव करते हो। यानी अगर एक सिंगल डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो वो आपकी लीस्ट ट्रेवलिंग होगी। लेकिन अगर हल्का सा भी डायरेक्शन चेंज किया, हल्का सा भी, तो ये ट्रेवलिंग बढ़ जाती है।
तो लीस्ट का मतलब ही होता है कि डायरेक्शन चेंज करने की इजाजत नहीं मिली। तो लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। आप कह सकते हो व्हेन अ बॉडी मूव्स वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन देन इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। आप ये भी कह सकते हो मोशन बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यानी जहां पर भी थीम आए कि डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है वो डिस्प्लेसमेंट, और जहां पर कॉन्सेप्ट आ जाए कि डायरेक्शन चेंज हो रही है वो डिस्टेंस। ठीक है, तो एक बात बताओ कि नॉर्मल लाइफ में ज्यादातर वास्ता हमारा किस चीज से पड़ता है, डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट से? डिस्टेंस से। अभी आप ऊपर से नीचे आए, आपने डिस्टेंस कवर किया, मैं यहां से बाहर जाऊंगा, डिस्टेंस कवर करूंगा, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है कि मैं सिंगल डायरेक्शन में मूव करके बाहर जा सकूं। पहले यूं जाऊंगा, फिर यूं जाऊंगा, फिर यूं, डायरेक्शन चेंज हो गई। तो लाइफ में मेजर पार्ट्स डिस्टेंस का होता है, लेकिन डिस्टेंस को हम ये भी कहते हैं कि इट इज द समेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस इज द समेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस जो है ये समेशन है, सम होता है और डिस्प्लेसमेंट। ये देखो, यहां से यहां तक देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट है, यहां से यहां तक देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट है, यहां से यहां तक देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन ओवरऑल डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस क्या हो गया, समेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सिंबल की बात कर लें पहले। अब एक बात याद रखोगे, वैसे जो ओरिजिनल सिंबल है इनका अपना, जैसे हम लोगों का अपना एक ओरिजिनल नाम होता है जो डॉक्यूमेंट्स में लिखा है, वो हमारा ऑफिशियल नेम है, लेकिन वैसे किसी भी नाम से पुकारें, डिस्टेंस को हम एस से लिखते हैं और डिस्प्लेसमेंट को हम आर, स्मॉल आर से लिखते हैं। ये इनका अपना ओरिजिनल सिंबल है। वैसे आप जिस सिंबल से लिखना चाहो आपको कोई पाबंदी नहीं है। आप डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, एल, एच, डी, आर, जिससे चाहो लिखना चाहो आपको इजाजत है, लेकिन आपको पहचानना कॉन्सेप्ट से है कि जो वैल्यू है, जो कंडीशन गिवन है, अगर उसमें डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वो डिस्टेंस, वो सिंबल डिस्टेंस है, और अगर डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है तो वो डिस्प्लेसमेंट है। यानी डायरेक्शन सिंबल हमारे लिए माने नहीं रखती हैं। ठीक, चलो ये बात हो गई। यूनिट, यूनिट याद रखिएगा, एस, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों के सेम है, पहली चीज, यानी यूनिट सेम है, यूनिट्स आर सेम, दोनों के सेम है। एस आई यूनिट, एस आई यूनिट वो होता है मीटर, और मीटर को एम से लिखते हैं। सीजीएस सिस्टम में यूनिट होता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सीएम लिखते हैं। एफपीएस सिस्टम में, एफपीएस सिस्टम में ये होता है फुट, और फुट को लिखते हैं एफ और टी। ठीक, अच्छा, लेकिन खैर हम लोग तो ऐसा यूनिट यूज करते हैं मीटर, पर एप्टीट्यूड में बिल्कुल ऐसा कोई रूल नहीं है। रीजन, एप्टीट्यूड फेडरल वाले भी देते हैं, ए लेवल भी देते हैं, ठीक है, तो सब में यूनिट का कॉन्सेप्ट अलग अलग है। ए लेवल वाले यूनिट बिल्कुल जरूरी नहीं कि ऐसा यूज करें, वो फुट, सेंटीमीटर, इनमें से किसी का इस्तेमाल भी करते हैं। तो तीनों यूनिट को याद रखिएगा, मीटर, सेंटीमीटर, फुट, सिस्टम अलग अलग है, तो हमें थोड़ा सा इनका रिलेशन पता होना चाहिए कि अगर कन्वर्जन की जरूरत पड़ गई तो क्या करेंगे। 1 मीटर, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, ये मालूम है।
अच्छा, इसी तरह याद रखिएगा, 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है, तो 1 मीटर 1000 मिलीमीटर हो गया। सही है। 1 मीटर 3.2 फुट के बराबर होता है। 1 मीटर किसके बराबर होता है? 3.2 फुट के बराबर होता है। ठीक। अच्छा, अब ये तो एमकेएस हो गया, यानी एसआई हो गया, सीजीएस हो गया, एफपीएस हो गया। एक कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स भी होते हैं जिनको हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी बोलते हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट्स वो सारे यूनिट जो किसी पर्टिकुलर सिस्टम में इंक्लूड नहीं है। अच्छा, इसी तरह डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का एक यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं, किलोमीटर। क्या करते हैं? किलोमीटर। किलोमीटर ये भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है, और याद रखोगे ये किलोमीटर है, किलोमीटर। और याद रखोगे 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर बिल्कुल 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ठीक है। अच्छा, अब ये पता होगा कि बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में लाने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं। बड़े को छोटे में लाने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, और छोटे को बड़े में लाने के लिए डिवाइड करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट सीख लो। फर्स्ट करो, 3251/1000 है, ऐसे डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है। तो डिवाइड करने का एक रूल, आसान तरीका देख लो। यहां पर नीचे 0 है, एक तो वही रिवायती तरीका होता है डिवाइड करने का। हम लोग जो यूज करते हैं एप्टीट्यूड में, वो क्या, देखो ये 0 है, नीचे सारे 0 है, यहाँ कहीं पॉइंट है। जब कहीं पॉइंट नहीं हो ना, तो इसका मतलब होता है पॉइंट बिल्कुल एंड में है, आखिर में है, यानी यहां पर है। अब यहां से नीचे 0 है, डिवाइड करना, तो देखो डिवाइड कैसे करते हैं। अगर एक 0 हटाना है तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया, 2 0 हटाना है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया, तीनों डिजिट निकालना है तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3251 को अगर हम 1000 से डिवाइड करें तो रिजल्ट 3.251 आएगा। नीचे तो 1 है, वो तो नहीं लिखते हैं हम लोग, 3251 ये। ठीक है, ये याद रहेगा। अच्छा, अब अगर इसी तरह मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है, अब क्या करें? इसका क्या तरीका है, इधर देखिएगा। जब मल्टीप्लाई करना होता है तो पॉइंट अभी किधर, इधर है, आखिर में। अब क्या करेंगे कि एक 0 इधर से हटाएंगे तो इधर एक 0 ऐड करते जाएंगे, और पॉइंट से पहले, बाद नहीं। यानी ऐसे, एक 0 हटाया तो लिखा 32 0, 2 0 हटाया तो लिखा 2 0, 3 0 हटाया तो ये। इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई हुआ तो इतना आना था। सही है। ठीक है, अब इसको देखोगे। फर्स्ट करो, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। सही है। फर्स्ट करो कि एक बॉडी जो है पहले इधर गई 3 मीटर, फिर नॉर्थ पे गया 4 मीटर। ठीक है। मैंने कहा मुझे डिस्टेंस बताओ और डिस्प्लेसमेंट बताओ, डिस्टेंस बताओ और डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो अगर डिस्टेंस मालूम करना है ना, तो पहले तो ये सोचो कि डिस्टेंस है कौन सा, डिस्प्लेसमेंट है कौन सा, खुद ही आंसर मिल जाएगा। डिस्टेंस ये है, ये और ये डिस्टेंस है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन चेंज नहीं होती। डिस्प्लेसमेंट का दूसरा नाम रिजल्टेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट का दूसरा नाम रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट है ये और रिजल्टेंट का दूसरा नाम डिस्प्लेसमेंट, यानी ये डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्टेंस के लिए तो इनको ऐड कर दोगे सिंपल, 3 और 4 7। चलो ये तो सही है। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेंगे, ये हमेशा हाइपोटेनियस होता है। तो अगर डायरेक्ट निकालना हो, मतलब पूरा फॉर्मूला वगैरह नहीं लिखना हो, तो इसका आसान सा रूल, दोनों को स्क्वायर करो, सम करो, रूट ले लो। यानी ये कर लो, दोनों को स्क्वायर करो, सम करो और रूट ले लो, तो इसका आंसर 5 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 का रूट 5। तो इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट इज 5 मीटर। ठीक ठीक है। देखिए ये तो अभी फिलहाल हमने आपको सिर्फ डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी है, अभी एमसीक्यूज हमने सॉल्व नहीं किया है, ना शुरू किया है। ये तो वो सारी बेसिक इंफॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं कि जिसके बेसिस पर हम एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे या एमसीक्यू सॉल्व होते हैं। ठीक, चलिए अब बात करते हैं वेलोसिटी पर। अब बात करते हैं वेलोसिटी पर। अच्छा एक चीज सिर्फ ये बता दीजिए, यहां पर एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं ग्राफ, यहां लिख देता हूं ग्राफ। ग्राफ ठीक है। ग्राफ बोलते किसको है, और सुनना, इंफॉर्मेशंस को, डेटा को जब आप फिगर में शो कर देते हो तो उसको कहते हैं ग्राफ। डेटा को, इंफॉर्मेशंस को फिगर में शो कर देते हो तो उसको कहते हैं ग्राफ। यानी मैं कहूं कि हम तीनों के एज का ग्राफ बनाओ, मतलब फिगर में दिखाओ कौन सबसे बड़ा है, कौन उससे छोटा है, कौन उससे छोटा है, एज के हिसाब से। तो जो फिगर बनेगा उसको कहेंगे ग्राफ। ठीक है। डिस्टेंस का ग्राफ बताओ, स्ट्रेट लाइन होता है या कर्व होता है? डिस्टेंस का ग्राफ कर्व होता है। अच्छा ये कर्व, ये देखो ये है ना डिस्टेंस, ये जिसमें डायरेक्शन चेंज होती है, डायरेक्शन चेंज होती है तो वो कर्व बन जाता है। लेकिन यहाँ एक पॉइंट मैं क्लियर कर दूं, नॉर्मली इसमें कंफ्यूजन होती है, चलो यहीं पे लिख देता हूं। ये देखोगे ये तो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये सब स्ट्रेट लाइन है। अब ये बताना, एक ये ग्राफ बनाया, एक ये बनाया, एक ये, दोनों कर्व है। स्ट्रेट नहीं है तो कर्व है, सिंपल सा रूल है। स्ट्रेट नहीं है तो कर्व है। लेकिन इसके अंदर जरा गौर करो, छोटी छोटी लाइनें हैं, छोटी छोटी लाइनें हैं, यानी छोटी छोटी डिस्प्लेसमेंट्स हैं, तो इसको कहते हैं कर्व। इसको कहते हैं कर्व, सिर्फ कर्व। लेकिन अगर ये है तो इसको बोला जाता है स्फेरिकल कर्व। इसको बोलते हैं स्फेरिकल कर्व, याद रखिएगा। कर्व 1D होता है, क्या होता है? 1D, वन डायमेंशन। वन डायमेंशन, डायमेंशन पता है ना, डायरेक्शन को बोलते हैं। 3 डायमेंशन होते हैं, एक्स वाई जेड, ये 1D होता है। लेकिन ये जो स्फेरिकल कर्व है ना, ये 2D होता है। ये क्या होता है? 2D, 2 डायमेंशन। सही है। तो अब बताओ कि डिस्टेंस का ग्राफ कैसा होता है? डिस्टेंस का ग्राफ पहले तो बताओ कर्व या क्या होता है? देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का ग्राफ 1D होता है, तो 1D से तो डिफरेंशिएशन नहीं होगी। डिस्टेंस का ग्राफ
कर्व होता है, डिस्टेंस का ग्राफ कर्व होता है, और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट होता है। डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है या स्ट्रेट होता है। स्ट्रेट बोल देते हैं, स्ट्रेट लाइन भी बोल देते हैं, एक ही मतलब है। ठीक है, ठीक है। अब वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी की डेफिनेशन तो क्या है वो तो शायद पता भी हो, कि जब बॉडी डिस्टेंस कवर करे या डिस्प्लेसमेंट कवर करे, तो ये तो कंफर्म है ना कि टाइम कंज्यूम होगा। बॉडी डिस्टेंस कवर करे या डिस्प्लेसमेंट कवर करे, टाइम तो कंज्यूम होगा ना। तो डिस्प्लेसमेंट में टाइम ऐड कर दो, डिस्प्लेसमेंट में टाइम ऐड कर दो, डिस्प्लेसमेंट में टाइम ऐड कर दो, तो ये वेलोसिटी बन जाता है। डिस्टेंस में टाइम ऐड कर दो तो ये स्पीड बन जाता है। तो डेफिनेशन वही होगी जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की है। आगे टाइम ऐड करना है, टाइम ऐड करने के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, पर यूनिट टाइम या इन यूनिट टाइम। तो जैसे डिस्प्लेसमेंट था, मोशन बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, आगे ऐड कर दो इन यूनिट टाइम या पर यूनिट टाइम, तो ये बन जाएगा वेलोसिटी। मोशन बिटवीन टू पॉइंट्स इन डिफरेंट डायरेक्शन, ये तो डिस्टेंस है, ऐड कर दो इन यूनिट टाइम या पर यूनिट टाइम, ये क्या बन जाएगा, स्पीड। ये क्या बन जाएगा, स्पीड। चलो ये बात तो समझ में आ गई। याद रखिएगा, स्पीड में डायरेक्शन चेंज होती है और स्पीड का ताल्लुक डिस्टेंस से होता है, सही है। और वेलोसिटी का ताल्लुक डिस्प्लेसमेंट से होता है, उसमें डायरेक्शन चेंज नहीं होती है। अब एक फॉर एग्जांपल एक मैं मिसाल दूं, मैंने कहा एक बॉडी को मैंने यूं उछाल दिया, बॉडी यूं गई, ऐसे ही है ना, ऐसे उछाल दिया, ये बताओ बॉडी डिस्टेंस कवर करेगा डिस्प्लेसमेंट। फंस जाते हैं बच्चे, यही गलती कर जाते हैं। गया, क्या वहां रुक जाएगा, वापस आएगा, डायरेक्शन चेंज हो गई, क्या कवर किया उसने, डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर किया। लेकिन अगर एमसीक्यू में या इंफॉर्मेशन में ये हिंट दे कि बॉडी को ऊपर थ्रो किया और ऊपर तक का बात कर रहा है, नीचे से ऊपर वापसी का जिक्र नहीं है, तो फिर डिस्प्लेसमेंट। लेकिन सिर्फ बोला है कि एक बॉडी जो है ऊपर थ्रो किया, बस इतना, तो जाएगा तो वापस भी तो आएगा, तो मतलब उसने डिस्टेंस कवर किया। डिस्टेंस से स्पीड बनता है, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी बनता है। ठीक, अच्छा सिंबल बताओ, स्पीड का सिंबल, स्पीड का सिंबल, सिंबल यू, और वेलोसिटी का सिंबल वी। ठीक है, अब फिर एक सवाल, क्या ये जो मैंने सिंबल बताया है, क्या ये कोई रूल है, आंसर इज नो। ठीक है, आप सबको वी से लिखो, सबको, स्पीड को वी से लिखो, वेलोसिटी को वी से लिखो। अब वो जो वी है वो स्पीड है या वेलोसिटी है, उसको कैसे बताओगे, कॉन्सेप्ट से, फॉर्मूले से, सिचुएशन से, गिवन डेटा से, इससे आप डिफरेंशिएट करोगे कि ये स्पीड है या वेलोसिटी है। वेलोसिटी का फॉर्मूला, वेलोसिटी का ये फॉर्मूला है S/T। और अच्छा अब इधर देखोगे, वैसे तो फॉर्मूला ये होना नहीं चाहिए, क्यों, वेलोसिटी का ताल्लुक किससे, डिस्प्लेसमेंट से, डिस्प्लेसमेंट का सिंबल क्या होता है, R, तो लिखना चाहिए R/T। लेकिन अभी अभी मैंने कहा कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो सिंबल चाहो यूज करो, अगर सिंबल इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए,
अगर आप इसको डिस्प्लेसमेंट बोलोगे तो ये वेलोसिटी है, इसको डिस्टेंस बोलोगे तो ये स्पीड है। यानी ऐसे, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, रेट ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। जब मैंने बोला रेट ऑफ स्पीड तो मैंने बता दिया डायरेक्शन चेंज हो रही है, रेट ऑफ डिस्टेंस बोल दिया तो कंफर्म हो गया डायरेक्शन चेंज हो रही है, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोला तो कंफर्म हो गया डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। तो डिस्प्लेसमेंट बोलोगे तो वेलोसिटी, डिस्टेंस बोलोगे तो स्पीड। ठीक है, चलो ये तो हो गया सिंबल। अब कुछ मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, उससे आप बताइएगा कि ये कौन सी वेलोसिटी, क्या है ये। सबसे पहला सवाल, पता कैसे चलेगा कि बॉडी के पास वेलोसिटी है या नहीं? पता कैसे चलेगा प्रैक्टिकली, या स्पीड है या नहीं? सिंपल सा एक रूल, कुछ नहीं चाहिए, आपको पता करना है कि बॉडी के पास वेलोसिटी है या नहीं। अगर बॉडी मूव करता है, अगर बॉडी मोशन में है तो वेलोसिटी है, वेलोसिटी है। मूव नहीं कर रहा तो वेलोसिटी, इस वक्त आपकी वेलोसिटी नहीं है, इस वक्त मेरी वेलोसिटी नहीं है, अब मेरी वेलोसिटी है। ठीक है, तो ऐसे पहचानेंगे कि वेलोसिटी है या नहीं। अच्छा, अब अगर जरूरत पड़ जाए इसमें भी कि मोशन है तो वेलोसिटी है, स्पीड भी तो हो सकता है, तो कैसे पता करेंगे? अगर मैं आपको पता करके बताऊं कि बॉडी के पास स्पीड है, वेलोसिटी है, तो आप देखोगे बॉडी की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो आप बोलोगे ये स्पीड है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही तो आप बोलोगे वेलोसिटी है। यानी मैं मूव कर रहा हूं, ऐसे मूव कर रहा हूं ये, तो आप बोलोगे सर ये वेलोसिटी थी आपकी, लेकिन मैं यूं गया फिर यूं गया, आप बोलोगे सर ये स्पीड है आपकी। यानी मोशन है तो स्पीड या वेलोसिटी तो होगी, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है तो वेलोसिटी है, डायरेक्शन चेंज हो रही है तो स्पीड है। चलो ये बात हो गई। अब इनिशियल लेवल पर याद रखो वेलोसिटी की दो टाइप। नॉर्मल लाइफ में या तो बॉडी की वेलोसिटी चेंज होगी या वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, ऐसा ही है। नॉर्मल लाइफ में बॉडी की वेलोसिटी या तो चेंज होगी या नहीं होगी। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो उसको कहते हैं इफ वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट या यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सही, सही है, ठीक है। अब एक खास पॉइंट, बॉडी मूव करके यहां से यहां आया, वेलोसिटी चेंज नहीं हुई है, तो आप बोलोगे सर वेलोसिटी कौन सी है? यूनिफॉर्म। ठीक है, फर्स्ट करो उसने 5 सेकंड मूव किया, कितने सेकंड मूव किए? 5 सेकंड। यहां से शुरू किया, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, ये 5। ठीक है, अब मेरा एक सवाल, सोच के जवाब देना। बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट बॉडी की वेलोसिटी, ये देखो ये सब 1-1 सेकंड है ना, टाइम बराबर है, तो इसको बोलेंगे इक्वल टाइम इंटरवल। इक्वल, जब टाइम सेम, इक्वल टाइम इंटरवल का मतलब है टाइम बराबर है। तो इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो इक्वल टाइम इंटरवल में ये जो बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया या डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ये कांस्टेंट होगा, चेंज होगा, या सब बराबर होगा? सोच के बताओ, सवाल सुनो। वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, ये टाइम सब इक्वल इंटरवल है, सब 1-1 सेकंड है, हर सेगमेंट 1 सेकंड है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है
तो इक्वल टाइम इंटरवल में बॉडी जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है वो सेम होगा या डिफरेंट होगा? वो सेम होगा। देखो वेलोसिटी डिपेंड कर रहा है डिस्टेंस और टाइम पे। वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब वेलोसिटी चेंज, ये टाइम बराबर है तो ये डिस्टेंस भी क्या होना चाहिए? बराबर, तभी तो वेलोसिटी कांस्टेंट आएगी। तो याद रखोगे कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। कोई चेंज नहीं आएगा। ये ध्यान पे रखो कि ये सब बहुत छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं, इसी की बेसिस पर एमसीक्यू सॉल्व होंगे। ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन जितनी अच्छी तरीके से मेमोराइज हो जाएंगी ना, ज़हन पे आ जाएगा, एमसीक्यू सॉल्व करने में इतना मजा आएगा और इतनी आसानी होगी। ठीक है, चलो ये तो हो गया। अब अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, अभी तो वेलोसिटी नॉट चेंजिंग तो कांस्टेंट वेलोसिटी, ये पहली टाइप आ गई। अब if velocity is changing, if velocity is changing, velocity चेंज हो रही है तो इसको बोलते हैं वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी में याद रखिएगा इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस नहीं होगा क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है। अनइक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल, या इसका रिवर्स भी कर सकते हो, इक्वल डिस्टेंस या इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल टाइम इंटरवल। यानी अगर वेरिएबल वेलोसिटी है, टाइम को इन इक्वल है तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं होगा, और अगर डिस्प्लेसमेंट इक्वल है तो टाइम इक्वल नहीं होगा। राइट? अच्छा, कांस्टेंट वेलोसिटी का जो सिंबल है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी का वो सिंबल है v, वो सिंबल है v, वो सिंबल है v। और जब वेलोसिटी चेंज हो रही हो, वेरिएबल हो, तो उसके लिए फिर हम लोग ये इस्तेमाल करते हैं वी आई या वी एफ। वी आई इनिशियल वेलोसिटी, वी एफ फाइनल वेलोसिटी। एक और ऑप्शन याद रखना, यू वी इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी। हमारा जो बोर्ड है इसमें इनिशियल वेलोसिटी को हम वी आई और फाइनल वेलोसिटी को वी एफ लिखते हैं, लेकिन जो कैम्ब्रिज बोर्ड है उसमें इनिशियल वेलोसिटी को यू और फाइनल वेलोसिटी को वी लिखते हैं। तो एमसीक्यूज कहां, वैसे तो एमसीक्यूज बनाने के लिए वी आई वी एफ ही इस्तेमाल होता है, लेकिन फिर भी एहतियातन याद रखिएगा कि अगर यू वी का इस्तेमाल है तो ये इनिशियल है, ये फाइनल है। बाद वक्त हम ये समझते हैं ये स्पीड दे रहा है, ये वेलोसिटी दे रहा है, तो ये कॉन्सेप्ट से क्लियर करेंगे कि ये इनिशियल है, फाइनल है, या स्पीड है, वेलोसिटी है। ठीक है, अच्छा चलो ये दो बातें हो गई। अब तीसरी बात, यानी तीसरा टाइप। फर्ज करो तुम यहां से गए तारिक रोड, बताओ वेरिएबल वेलोसिटी से जाओगे या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जाओगे? वेरिएबल से जाओगे, तो मुमकिन ही नहीं है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जाएं। चलो ठीक है, यानी ये कंफर्म हो गया कि वेलोसिटी वेरिएबल है, मतलब चेंज हो रहा है हर जगह, यही मतलब हुआ। अब मैंने पूछा कि जब आप डिस्को बेकरी से गुजर रहे थे या सोराब बोर्ड से गुजर रहे थे या कोई भी पोजीशन दे दूं, वहां से गुजर रहे थे, वहां पर जो आपकी वेलोसिटी थी उस वेलोसिटी को क्या कहोगे?
या वो कैसे कैलकुलेट होगा? पर्टिकुलर पोजीशन पे जब किसी बॉडी की वेलोसिटी निकालते हो, एक खास लम्हे जब किसी बॉडी की वेलोसिटी निकालते हो, तो उस वेलोसिटी को क्या कहते हैं? याद रखोगे, जब किसी बॉडी की वेलोसिटी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे निकालते हो, एक खास वक्त पे निकालते हो, तो उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, पर्टिकुलर इंस्टेंट यानी एक खास लम्हे, एक खास वक्त, और एनी पर्टिकुलर पोजीशन, पर्टिकुलर पोजीशन पे वेलोसिटी निकालोगे तो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस टेनियस वेलोसिटी। अच्छा, वेलोसिटी का फॉर्मूला तो यही है, v इज इक्वल टू एस ओवर टी। पता कैसे चलेगा कि ये इंस्टेंटेनियस है? वैसे एक चीज बता दो, ये बताओ पहले, ये जो फॉर्मूला है v इज इक्वल टू एस ओवर टी, ये कौन सी वेलोसिटी का फॉर्मूला है, वेरिएबल का, यूनिफॉर्म का? ये जो फॉर्मूला है v इज इक्वल टू एस ओवर टी, वेलोसिटी की दो टाइप इधर हमने पढ़ी, इसको तो भी भूल जाओ, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी और एक वेरिएबल वेलोसिटी। ये v इज इक्वल टू एस ओवर टी किसके लिए इस्तेमाल होता है? वेरिएबल के लिए, यूनिफॉर्म के लिए? सिर्फ यूनिफॉर्म के लिए। देखो, जहन काम करना चाहिए था, क्यों? मैंने बोला वेरिएबल के लिए वी आई या वी एफ का सिंबल यूज करोगे, वी आई, और इस फॉर्मूले में क्या वी आई वी एफ का सिंबल है? नहीं ना, इसका मतलब इसके लिए तो इस्तेमाल नहीं होगा। कांस्टेंट के लिए मैंने बोला सिर्फ वी इस्तेमाल करेंगे, ये देखो, कांस्टेंट के लिए सिर्फ वी, तो ये इसमें क्या है, सिर्फ वी तो है, तो इसका मतलब ये किसके लिए है? यूनिफॉर्म के लिए है, राइट? अच्छा, तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का है। जो भी v आएगा वो कांस्टेंट के लिए आएगा, जो भी वेलोसिटी आएगी वो कांस्टेंट वेलोसिटी आएगी। इस फॉर्मूले से जो भी वेलोसिटी निकालोगे, जब भी निकालोगे, वो कांस्टेंट आएगा, ठीक? अच्छा, अब इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए क्या करना होगा? तो पहली बात याद रखो, इंस्टेंटेनियस निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी पूरे सिलेबस में, एमसीक्यूज में, एप्टीट्यूड में, ये 100% कंफर्म है। बोलोगे सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? रीजन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए हम लोग मैथमेटिक्स का एक फंक्शन यूज करते हैं, उसको बोलते हैं लिमिट, और वो मैथमेटिक्स वालों को सिखाया जाता है, वो भी सेकेंड ईयर मैथ्स में। तो आपके सिलेबस में लिमिट का इस्तेमाल तो है ही नहीं, तो इसलिए इसकी कैलकुलेशन तो पूछेगा ही नहीं, कंफर्म है नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी पहचान होनी चाहिए। देखोगे, अगर अगर फॉर्मूला ऐसे लिखा हुआ है LIM, ये लिमिट के लिए इस्तेमाल करते हैं, और यहां पर इस तरह का कुछ बना हुआ हो t टेंस टू 0, इसको पढ़ते हैं t, एरो को बोलते हैं टेंस, TEND, t टेंस टू 0, t टेंस टू 0, t टेंस टू 0, ऐसे पढ़ते हैं, और ऐसे लिखा हुआ हो, ऐसे, जिस फॉर्मूले में सिर्फ वेलोसिटी के नहीं, किसी चीज के फॉर्मूले में ये नजर आ जाए, समझ लेना ये इंस्टेंटेनियस को शो कर रहा है। और उस वेलोसिटी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, v, और यहां छोटा सा INST, ये इंस्टेंटेनियस। लेकिन अगर ये नहीं भी लिखोगे तब भी इससे पहचान मिल रही है कि ये इंस्टेंटेनियस है, बताने की जरूरत नहीं है, राइट? यानी लिमिट, ये चीज किसी चीज के फॉर्मूले में देख लो, समझ लेना ये इंस्टेंटेनियस के लिए है, पर इंस्टेंटेनियस का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं। चलो, ये तीन चीजें हो गई। अब एक चौथे का जवाब दो।
सुनिए, फर्स्ट करो वेलोसिटी वेरिएबल है, वेलोसिटी वेरिएबल है। तुम यहां से तारिक रोड गए, कंफर्म है वेरिएबल होगा, यूनिफॉर्म से तो जा ही नहीं सकते। और मैंने फरमाइश कर दी, मुझे बताओ तुम तारिक रोड किस वेलोसिटी से गए। अब जवाब क्या दोगे? वेरिएबल तो दोगे, मैंने वैल्यू पूछी। तब ये तो नहीं बोलोगे सर मैं निकला तो मैं डेस्क में था, फिर आगे बढ़ा तो वेलोसिटी इतनी थी, थोड़ा आगे गया तो और वेलोसिटी इतनी थी। तो शाम हो जाएगा बताते बताते। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, जब कोई वैल्यू वेरिएबल हो तो फिर हम लोग उसकी जगह एवरेज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फर्स्ट करो सेकेंड ईयर का रिजल्ट आया, अब मैंने पूछूंगा क्या रिजल्ट आया, तो अब ये थोड़ी बोलोगे सर फिजिक्स में इतनी, केमिस्ट्री में इतनी, बायो में इतनी। आप बोलोगे सर मेरा 85% है, 80% है, 90% है। ये 80-90% क्या है? एवरेज है। यानी जब कोई वैल्यू वेरी करता है, वेरिएबल होता है, और आपको सिंगल वैल्यू से उसका रिजल्ट एक्सप्रेस करना है, तो आप एवरेज की हेल्प लेते हो। ठीक, तो एवरेज समझ में आ गया। एवरेज के लिए सिर्फ चलो, ये तो चौथी टाइप आ गई, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी को ऐसे लिखते हैं, देखोगे यहां छोटा सा एवी या वी के ऊपर बार, ये दो सिंबल है एवरेज के, एवी या इसके ऊपर बार। ठीक है, अच्छा अभी तो देखोगे, फर्स्ट करो कि दो वेलोसिटी है, 3 मीटर पर सेकेंड और 2 मीटर पर सेकेंड। मैंने कहा इनका एवरेज निकालो, तो कैसे निकालोगे एवरेज? करेक्ट, दोनों को ऐड करेंगे और 2 से क्या कर देंगे? डिवाइड। लेकिन अगर 3 वेलोसिटी होता तो? करेक्ट। यानी एवरेज निकालने का तरीका ये है कि जितनी भी वैल्यूज गिवन है सबको ऐड करें, और जितनी भी वैल्यूज थी, नंबर ऑफ वैल्यूज, उससे क्या कर देंगे? डिवाइड। तो वो एवरेज निकालने का तरीका है। ठीक, अच्छा अब ये बताओ, एक बॉडी मूव कर रहा है, ठीक है, वेरिएबल वेलोसिटी से, तो मैंने उसकी एवरेज निकाल ली। एवरेज वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है? सवाल यह है, एवरेज वेलोसिटी ग्रेटर होता है इससे, एवरेज वेलोसिटी लेस होता है इससे, ये और ये बराबर होता है, या दोनों के दरमियान कोई रिलेशन नहीं होता है? ये ग्रेटर होता है इससे, ये तुम कह रहे हो और सोच के कह रहे हो। ठीक है, तुम भी कुछ बोल रहे हो। एवरेज समझ में आ गया। मैं एक मिसाल देता हूं। फर्स्ट को 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। ठीक है, फिजिक्स में 80, बायो में 90, केमिस्ट्री में 85। फर्स्ट करो, ठीक है, वेरिएबल था, आपने एवरेज निकाल ली। कैसे निकाला? तीनों को ऐड किया, 2 से डिवाइड कर दिया। फर्स्ट करो, आया 85। कितना आया? 85। अब ये 85 तो एवरेज है, एवरेज समझ में आ गया। और कांस्टेंट का मतलब तो पता है कि चेंज नहीं होगा। तो अब बताओ कि इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशन है? ये इससे ग्रेटर, इक्वल, या बराबर, या कोई रिलेशन नहीं? इक्वल, सोच के बताया है, ग्रेटर। करेक्ट आंसर इज इक्वल। सुनो, फिजिक्स में 80, केमिस्ट्री में 85, बायो में 90। एवरेज निकाला 85, तीनों को ऐड किया, 3 से डिवाइड किया, 85।
एवरेज का मतलब होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब फिजिक्स में भी 85, केमिस्ट्री में भी 85 और बायो में भी 85। एवरेज निकालते इसीलिए है ताकि किसी में कम ज्यादा आए तो बैलेंस हो जाए। ये देखो बायो में ये तो 85 ही है, फिजिक्स में 80 था, बायो में 95 था, तो इसका 5 इसको मिल गया, तो 85 85 85, तभी तो एवरेज 85, तो कांस्टेंट हो गया ना। या ऐसे फर्स्ट करो तुम हर सब्जेक्ट में 85 ले लो, तो ये तो कांस्टेंट है। अब इनका एवरेज निकालो, तीनों को ऐड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 85 ही आएगा। तो याद रखो ये दोनों आपस में क्या होता है? इक्वल होता है, बराबर होता है, राइट? ठीक है, चलो अब अगले सेगमेंट में हम कंटिन्यू करते हैं कि फिलहाल बोर्ड पर जगह नहीं है, मतलब स्क्रीन पे जगह नहीं है। फिलहाल हम लोग यहाँ पर फोर्स एंड मोशन से रिलेटेड इन 4 पॉइंट पे डिस्कशन कर रहे थे, और फिलहाल हम लोग सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन को देख रहे थे, लेकिन फिलहाल अभी बेसिक इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है, तो फिलहाल इस सेगमेंट को हम यहीं रोकेंगे, और इससे आगे के सेगमेंट्स को देखने के लिए, इससे आगे की इंफॉर्मेशन को देखने के लिए अगला सेगमेंट जरूर देखिए। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।